हमारे जो 30,000 का फ्लोर मिल था उसमें एक आग लगी थी और मजे की बात है जब आग लगी हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर पहुंच गए, हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, पता लगा जिस तरह से कि कुछ स्ट्रक्चर गिरने का एहसास हो रहा था तो हम एक पैरापेट वॉल के नीचे खड़े हुए। थोड़ी देर बाद देखा तो आगे का स्ट्रक्चर भी गिर गया, पीछे का स्ट्रक्चर भी गिर गया। हम तीनों वहां खड़े होकर फायर फाइटिंग कर रहे थे। आई वॉज लीडिंग अदर विद द टू फायरमैन। मैं था एक त्यागी करके, एक मेरे साथ फायरमैन था सतेंद्र त्यागी, वो सुरेंद्र त्यागी, एक वो था मेरे साथ में, एक कन्हैया। हम 3 जन वहां खड़े थे, वो गिरी मगर लकीली भगवान ने बचाया। वो फायर में तो बड़े मौके हुए, वो फायर से निकल के वापस आए तो हमें अफसरों का आदेश मिला, नहीं यहाँ नहीं, आप उस लेफ्ट साइड में जाके आप फायर फाइटिंग करो, ऊपर से जाके पानी डालो। हमने नीचे सीढ़ी लगाई, एनएफएससी के ट्रेनिंग साथ में आए थे तो एक्सटेंशन लेडर लगाई और हम ऊपर चढ़ गए, ऊपर बैच पकड़ के बैठ गए। नीचे से सीढ़ी गायब करके कोई ले गया, उनको कहीं और जरूरत थी, हम ऊपर अटके और पानी पीछे से बंद हो गया। तो अड़ोस पड़ोस वालों ने फिर 100 को कॉल किया कि आपके 3 लोग यहाँ अटके हुए, पर इनको भी आप बचाइए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदरजीत सिंह अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको मालूम है, मैं समय समय पर फायर डिपार्टमेंट के लोगों का वीडियो आप तक पहुंचाता हूं, उनके एक्सपीरियंस पहुंचाता हूं, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उनको पता लगे कि जो फायर सर्विस में है और जो कार्य कर रहे हैं और जो फायर सर्विस छोड़ चुके हैं, उनके एक्सपीरियंस कैसे उन्होंने फायर सर्विस में काम किया, कैसे उन्होंने फायर सर्विस को बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किया, वो आपको शेयर करता हूं इसमें। आज हमारे जो जिनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, उन्होंने 1982 के अंदर सब फायर ऑफिसर कोर्स किया और कोटा में एज ए सब ऑफिसर काम किया। उसके बाद 1994 के अंदर उन्होंने दिल्ली फायर सर्विस ज्वाइन किया एज ए स्टेशन ऑफिसर। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए, उसके बाद फिर वो डिप्टी फायर एडवाइज़र बने, फिर फायर एडवाइज़र बने। उन्होंने बहुत सा फायर डिपार्टमेंट के लिए काम किया। आज के हमारे मेहमान हैं BK शमी, एक्स फायर एडवाइज़र। शमी साहब, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। आज आपने अपने बिजी शेड्यूल से जो हमें टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कुछ अपने बारे में बताइए, आपकी शुरुआत कैसे हुई? धन्यवाद हरिंदर मोनी साहब आपका कि आपने इतना अपना अमूल्य कीमती समय निकाल के और ये कोशिश की कि हर फायरमैन तक एक दूसरे का एक्सपीरियंस पहुंच सके, ताकि वो एक दूसरे से प्रभावित होके, मोटिवेट होके अपनी ज़िंदगी में और अच्छे काम कर सके। तो सर्वप्रथम तो मैंने आपके कई सारे वीडियोस देखे हैं, आपने जो दिल्ली फायर सर्विस पे किए हैं और कोई फायरमैन पे किया है या कोई अच्छे अचीवमेंट पे किया है, और मैं खुद उससे बहुत मोटिवेट हुआ। तो मुझे लगता है कि आपका जो प्रयास है कि एक फायरमैन तक जाना और उसके साथ साथ एक जनता के बीच में भी फायरमैन क्या काम करते हैं, फायर फाइटर्स क्या काम करते हैं, उनको एक मैसेज देना, ये बहुत ही सराहनीय है। और मैं हर फायर फाइटर और हर जानने वाले जो कि अपनी फायर सेफ्टी और अपनी सुरक्षा का थोड़ा ध्यान रखते हैं, उनको ये सबको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। हमारे जैसे फायर फाइटर्स जो जाबाज फायर फाइटर है, जिनने अपनी नौकरी करने में अपनी जीवन की आहुति दे दी, उनसे थोड़ी प्रेरणा लेके और उनके कार्यों को सहार के उनकी और उनकी फैमिली को भी थोड़ी सी अगर आप प्रशंसा भूरी भूरी कर देंगे तो हो सकता है कि उससे बाकी के जो फायर फाइटर्स है इंडिया में वो काफ़ी प्रभावित होंगे। यह मेरी आपसे प्रार्थना है। सर, आपका फायर सर्विस में आने का रुझान कैसे बना? कहाँ से आप, पीछे से आपका क्या है, बताएंगे जरा कुछ? मोनी जी, आपने मेरे को ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो कि सारे बच्चे का कैरियर का एक अहम स्टेप होता है। मैं सच कहूँ तो मुझे इस फायर सर्विस से बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था। अच्छा। मेरे पूरे खानदान में फायर में किसी ने कोई काम नहीं किया, किसी ने भी। ये एक ट्रेजेडी हुई, ट्रेजेडी ऐसी हुई कि नेशनल फायर सर्विस कॉलेज में पहले जो 1955 रामपुर में बना था और नागपुर 1956 में शिफ्ट हुआ था, तो कॉलेज कैंपस के अंदर ही सारा उनका स्टाफ, ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स वहीं रहते थे। कुछ सीनियर्स लोग 1-2 बाहर थे, अदरवाइज सब नागपुर कॉलेज में रहते थे। 1980s के बाद पास आते आते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि ये जो रेसिडेंट है उनको बाहर करके उनको गवर्नमेंट एकोमोडेशन में एकोमोडेट किया जाए और बाकी के कॉलेज को थोड़ा एक्सपैंड किया जाए। तो उस प्रोसेस के तहत कुछ स्टाफ, कुछ ऑफिसर्स हमारे शिफ्ट हुए कॉलोनी में। मेरे फादर जो थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर्स थे, हम लोग ऑफिसर्स कॉलोनी में रहते थे। वहां पर एक हमारे नागपुर सर्विस कॉलेज के हॉस्टल वार्डन थे मिस्टर पॉल। सच पूछा जाए तो वही एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने मुझे फायर सर्विस में आने के लिए प्रोत्साहित किया। और उसके पीछे भी एक बहुत अच्छा कारण रहा। हम पढ़ने में थोड़े बहुत अच्छे थे, तो जनरल को हम लोग मिडिल क्लास फैमिली, आप जानते हैं कि बहुत मुश्किल से ब्रेड एंड बटर अर्न करते हैं। तो हमारी भी एक उम्मीद थी कि भाई पढ़ेंगे, लिखेंगे, नौकरी करेंगे, घर में थोड़ा बहुत सारा लगाएंगे, अपना कैरियर बनाएंगे। तो जब पॉल साहब का वहाँ आगमन हुआ तो वहां पर उनके जो बच्चे थे वो भी मेरी उम्र के ही थे।
अच्छा। उन्होंने 2-3 बार एंट्रेंस एग्जाम का प्रयास किया और वो मेरिट में आगे पीछे होते रहे। तो उनके पिताजी ने जब मुझे देखा कि मैं उनके बेटे के साथ खेलता हूँ, घूमने जाता हूँ, तो और उनका बेटा भी थोड़ा बहुत मेरा दोस्ताना याराना था, तो उन्होंने मुझे एक दिन मोटिवेट किया कि देवेंद्र ऐसा करो कि आप ना तो पढ़ रहे हो, आपको नौकरी भी जल्दी चाहिए, ये एक सब ऑफिसर कोर्स ऐसा है, इसको कर लो, इसके बाद नौकरी आपको फटाफट मिल जाएगी। तो मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैंने घर में आके पिताजी को कहा कि वो अंकल आए हैं, सामने अफसर हैं, हाँ। और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं उनके बच्चे दे दूं। तो पिताजी का पहला रिएक्शन था, अरे फायर सर्विस में कोई जाता है, हाँ। आपको क्या जरूरत है, आप तो कोई अच्छी नौकरी करो, आपके सारे भाई साइंटिस्ट बने, इंजीनियर हैं, आप क्या कर रहे हो। हाँ। तो मैंने कहा देने में क्या हर्ज है, वो कह रहे दे दो, तो मैंने पढ़ाई शुरू करी। तो एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी थी 2-3 महीने पहले मैंने कुछ बुक रेफर करी, मैं पढ़ता था, उनका बेटा था अशोक पाल, हम दोनों मिलकर साथ पढ़ते थे। तो एंट्रेंस एग्जाम हुआ और मजे की बात आई कि उस मेरिट में वो फर्स्ट रहा और मैं 7th रहा। तो गुरु जो गुरु है तो वो तो गुड़ हो गया, ठेला शक्कर हो गया। तो मुझे आज भी याद होता है कि उस तरह मैंने एक सब अफसर कोर्स किया जैसे तैसे करके, क्योंकि पहले लोगों को पता नहीं था फायर सर्विस होती क्या है। जी, लोग समझते हैं जी। जाते हैं घंटी बजा करके जाते हैं, पानी डाल के आ जाते हैं। उसमें मैं भी हूँ और मेरा परिवार भी ऐसे, खानदान मेरा वही था। जब मैंने सब अफसर कोर्स किया तो सब मम्मी पापा बातें करते थे, अरे फायर में लोग ये काम करते हैं, कुछ होता है। अभी थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं अभी आपका तो ग्रेजुएशन पूरा हुआ नहीं है, आप ग्रेजुएट करिए, ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद देखेंगे क्या करना है। तो जैसे तैसे करके मैंने सब ऑफिसर कोर्स पूरा किया 1982 में। और मैं आपको बताऊं सब ऑफिसर कोर्स के दौरान मैं दिल्ली भी आया था अटैचमेंट में, और वहां पर मुनी साहब आपके जो वालिद थे, आपके पिताजी थे, वो उस वक्त डिप्टी चीफ फायर अफसर हुआ करते थे, और मैं उनके नीचे एक जब मुझे ट्रेनिंग करने का सौभाग्य मिला, उनका जो रिच एक्सपीरियंस जो उनने मेरे साथ शेयर किया वो मेरे को आज भी याद है। जो मेहनत करने के लिए, जो फायर को लड़ने की जो प्रेरणा देते थे, एक फैमिली गेट टुगेदर का जो माहौल खड़ा किया था, और कभी जो उनने एक अफसर क्या है, एक फायरमैन क्या है, जब फायर फाइटिंग करने जाते तो सबको एक परिवार जैसा जो मानते थे, उसके बाद भी परिवार जैसे जो ट्रीट करते थे, वो मेरे जहन में आज तक बसा हुआ है। वो मेरे फायर सर्विस में अगर आप माना जाए तो उस ट्रेनिंग के दौरान मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ कि किस तरह से मैंने ट्रेनिंग की, अटैचमेंट पूरा किया। वापस जब हम गए तो रिजल्ट आने के बाद में सब मेरे साथी नौकरी करने चले गए। अच्छा। किसी ने कोशिश किया कि डेली रेट फायरमैन में चला जाऊं, किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट में चला गया। तो हमारे मन में तो वो खान साहब थे नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर में, अच्छा। उन्होंने बोला था भाई तुम सब ऑफिसर कोर्स कर रहे हो, आप बॉर्न ऑफिसर हो, आप फायरमैन कैसे बन सकते हो। अच्छा। तो यहाँ फायरमैन कोई जॉब बुरा नहीं है, मतलब वहां उनका कहना था कि आप सिपाही कैसे बन सकते हो, आप तो अफसर हो, आपने आप कोर्स किया है। और मेरी उम्र उस वक्त 19 साल 20 साल से ज्यादा नहीं थी, तो उन्होंने ऐसा मोटिवेट कर दिया था कि दिमाग में बुद्धि, छोटी बच्चा बुद्धि, कि हम तो अफसर ही बनेंगे, हम थोड़ी कोर्स करेंगे। अटैचमेंट के लिए आए थे, बहुत पतले से, छोटे थे। उन्हीं मैं 63 kg का था उस वक्त, और आज आप मुझे करीब एक मैं सेंचुरी पार कर चुका हूँ। बहुत फर्क रहा इस, मैं भाई कहता हूँ आपको, मैं 45-46 साल के बाद आज मैं आपको इस तरह मेरी पुरानी यादें आपने ताजा करी, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो मैं इस तरह करके मुझे एटॉमिक एनर्जी में एक नौकरी का कॉल आ गया। उसमें कॉलेज में कुछ रेफरेंस आया था कि भैया सीट खाली है। हाँ, हमने उसमें अप्लाई किया, था राजस्थान, एटॉमिक एनर्जी में, हैवी वाटर प्लांट कोटा, राजस्थान। बहुत रिमोट एरिया था, शहर से भी 70 किलोमीटर। मैं नागपुर शहर है, नागपुर बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी था उस वक्त भी। जब कोटा की बात करते तो वो भी एक क्लास बी सिटी थी, और जब मैं रावत भाटा गया तो वो एक कस्बा था। अच्छा। तो वहां पर नौकरी का ऑफर आया। नौकरी का ऑफर आने के बाद में भी मजे की बात, वो पहला ऑफर पॉल को आया 3 महीने पहले, 3 महीने बाद मुझे आया। तो जब हम ऑफर आया तो मैं जैसे लेटर जिस दिन हाथ में देखा, मैं भाग भाग के पिताजी के पास ऑफिस पहुंचा। मैंने बोला ये तो मेरा लेटर आ गया, मुझे नौकरी मिल गई, ना लकी कि मेरे को 19 साल भी 20 साल नहीं हुआ, मुझे नौकरी हाथ में है। 19 में 63 बॉर्न हूँ और मेरे को 83 में पहला ऑफर आ गया था। अच्छा। तो मैंने बोला मैं जाके नौकरी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला भाई अभी क्या जल्दी है, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, घर जा देखेंगे, बात करेंगे क्या करना है। और पिताजी ने वहां मेरे को कुछ एनकरेज नहीं किया, बधाई नहीं दी। घर आए, घर आने के बाद में जब शाम को बैठे तो बोले भाई अभी ये उम्र ही क्या है तेरी जो नौकरी जाएगा, अभी पढ़, कुछ और आगे बच्चे तुम्हारे भाई इंजीनियर्स बने हैं, कुछ बने, आप भी डॉक्टर बने, कुछ आगे निकलो। मैंने बोला भाई पहला नौकरी 20 साल में मिली, सब कोशिश करते हैं, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा ट्राई करना शुरू किया, मम्मी के थ्रू, हमारी जो माता जी उनके थ्रू अप्रोच करनी शुरू करी।
फादर पिताजी तो मानने को तैयार नहीं थे, पिताजी मानने को तैयार नहीं थे कि नहीं जाएगा नहीं जाएगा। फिर बोला अच्छा तुम जिद कर रहे हो तो आप देखते हैं, थोड़ा पहले अपनी स्टडी पे फोकस करो और अपना ग्रेजुएशन पूरा करने की कोशिश करो। तो मैं बोला पापा मैं ग्रेजुएशन पूरा करूंगा, आपने जो आशीर्वाद दिया करूंगा, ये भी करूंगा, मुझे जिद है, मुझे आप जाने दो। तो कुछ बोला नहीं जी उनने। आखिरी 3 दिन बचे तो मैं फिर रोना धोना किया। मैं बोला किसी बच्चे को नौकरी लग रही है, आप जाने दो। तो उन्होंने बोला अच्छा तेरी जिद है तो जा ज्वाइन कर ले, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो वापस आ जाना। उस तरह मैं पहली नौकरी करने, मुझे आज भी ध्यान है, मैं 19 दिसंबर को मैंने पहली नौकरी जाके ज्वाइन करी 1983 में, और मैं राजस्थान गया। बहुत रिमोट एरिया था, अगर मैं कहूँ 20 साल का बच्चा वहाँ जाके अफसरी का नौकरी करना चाहे तो बहुत कठिनाइयाँ थी। कोई एक्सपीरियंस, कोई इंसिडेंट कोई याद है आपको? हाँ, कोटा का मैं आपको, मेरे लाइफ का पहला जॉब था, और मैं लकी रहा कि वहाँ जाके मुझे SK सूर थे जो दिल्ली फायर सर्विस में स्टेशन ऑफिसर थे, वहाँ वो बने थे चीफ फायर ऑफिसर। मैं उन ऑफिसर से इतना प्रभावित रहा अपनी लाइफ में, थॉरोली जेंटलमैन, डिसिप्लिन, झूठ नहीं बोलना है उनने अपनी लाइफ में, और एकदम अपने टाइमिंग के, नौकरी के पक्के। हमें मथार खान जो थे नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के डेमोन्स्ट्रेटर, उन्हें सिखाया था कि अफसर क्या होता है, और सूर साहब ने बताया कि अफसर कैसे बना जाता है। वो जैसे ही हम फायरमैन और इनके साथ में काम करते थे तो वहां पर एटॉमिक एनर्जी में क्या होता था, सब ऑफिसर एक शिफ्ट का इंचार्ज होता था। अच्छा। तो 20 साल की उम्र में हम इंचार्ज बन गए। हमारे नीचे जो फायरमैन, लीडिंग फायरमैन होते थे वो 50-60 साल से, 55 साल से कोई कम नहीं था। उनके 20 साल के बच्चे ने आपको अफसरी बना के और उसके साथ में काम करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। तो 4-6 महीने तो उन्होंने हमको एक्सेप्ट नहीं किया, हमें टाइम लग गया, परंतु हमें बैकअप होता था मिस्टर सूर का कि यार आप अफसर है, आपको काम करना है और ऐसे काम करना है, ऐसे डिसिप्लिन रखना है। आप उनके पर एग्जाम्पल बनो, जैसे वर्दी अच्छे पहनो, आपको बाल कटिंग वगैरह अच्छा होना चाहिए, आपको बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, लोगों से ज्यादा मिक्सअप मत हो, अपने लूज पॉइंट मत दो, धीरे धीरे। और वो क्या करते थे कि सिखाते तो थे और डांटते भी इतने जबरदस्त, इतना डांटते थे कि जो मेरे साथ के कलीग थे वो टेलीफोन पे खड़े हुए उसको जय हिंद सर कहते थे। वो इतने मतलब कड़क भी थे और दयालु इतने थे कि हम लोग लंच साथ में करते थे सारे अफसर। तो हम कभी गुस्से में बहुत डांट रहे थे तो हम कोशिश करते थे कि आज लंच करने नहीं जाएंगे, तो वो अफसर मतलब लंच के 15 मिनट वेट करके फोन करते थे, ए भाई क्या हुआ, तुम लंच करने नहीं आए आज? तो हम बोलते थे सर नहीं बिजी है। कोई बिजी नहीं है, काम छोड़ो, लंच करने आओ। और लंच के बाद में फिर हमको जितनी डांट मारते थे फिर थोड़ा पेटिंग करते थे आराम से। और मजे की बात है जैसे लंच खत्म होता था एक डांट और पड़ जाती थी। तो वो मतलब एक तरीके से वहां पे हमने काम करना सीखा, बहुत फैमिली में सिखाया, कड़क काम कराया। मैं वहां का आपको मेरे जो आपको इंसिडेंट्स ऐसे बताऊं जो मैं चाहता हूं लोगों को पता लगे कि जो एटॉमिक एनर्जी जो हैवी वाटर प्लांट है वो एक तरह का केमिकल प्लांट है। केमिकल्स विशेष करके केमिकल वहां होते रहते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था तो जो सेफ्टी थी बहुत, उनकी जो सेफ्टी के ऊपर बहुत तवज्जो था, काफी सेफ्टी के ऊपर वो लोग ध्यान रखते थे। मगर कितने भी सेफ्टी रखो छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाते थे। तो हमारे बीच में कुछ कभी ऐसे एक्सीडेंट हुए लीकेज के, तो उस वक्त हमने देखा जब इमरजेंसी कॉल आया तो प्लांट के कुछ जो इमरजेंसी रिस्पॉन्डर थे उनको छोड़ के बाकी सारे लोगों को हिदायत थी कि आप अपने एक असेंबली पॉइंट में आएंगे और प्लांट छोड़ के निकल जाएंगे। और हम जैसे फायर थे, सिक्योरिटी थे, जो शिफ्ट के इंजीनियर थे, उनको हिदायत है कि आप इस जगह आके असेंबल हो जाएंगे। अच्छा। तो एक वो 20-21 साल की उम्र में एक ऐसा तजुर्बा रहा कि सारे लोग तो अपने आप को सेफ्टी में जाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उस डेंजर स्पेस में जाना है जहां से हमको फर्दर उसको लीकेज को रोकना है या डाइल्यूट करना है, वॉल को बंद करना है। हमने उस तरह की ट्रेनिंग दी थी। तो हमने 20-21 साल की उम्र से सीखा कि फायर सर्विस का जॉब तो ऐसे ही है कि आपको बचाना ही है और जब आप आते हैं तो लोगों के दिमाग में दूसरों को बचाना है। तो वो सिखाया गया हमको। हमने उसमें उस 5-6 साल में वो सब कुछ सीखा। अगर फायर सर्विस देखा जाए तो बहुत सब्जेक्ट को मिला के बना हुआ है। उसमें इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है, सिविल का आर्किटेक्चर का वर्क भी है। तो वहां मैंने पहली बार महसूस किया कि जब मैं फायर की स्टडी करना शुरू करता था तो सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पास चला जाता था कि सर पंप के बारे में थोड़ा ऐसा ऐसा कनेक्शन है, ये बताओ ये बताओ ये बताओ। तो मेरी एज का वो थोड़ा सा एडवांस दे के बच्चा समझ के जो बड़े बड़े प्लांट के इंजीनियर थे मेरे को बैठ के 1-2 घंटा अपने मेरे थ्योरी को क्लियर कर देते थे। वहां रह के मैंने सीखा कि किस तरह फायर साइंस टेक्नोलॉजी दूसरी साइंस और टेक्नोलॉजी के करीब भी है और दूर भी है। और तो वो जो कोटा की जो फायर सर्विस थी उसमें आपकी शिफ्टिंग ड्यूटी थी या
24 आवर्स की थी। हाँ, वहाँ पर जो है इंडस्ट्री फायर सर्विस में 8 घंटे की ड्यूटी होती थी। हाँ। तो हर 8 आवर्स में ड्यूटी करना था। हमारी ड्यूटी शिफ्टों की होती थी। हाँ। मॉर्निंग होती थी, इवनिंग होती थी, नाइट की होती थी। अच्छा। और हर एक शिफ्ट करने के बाद 6 दिन करने के बाद हमें 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन का ऑफ मिलता था। आपने दिल्ली फायर सर्विस ज्वाइन किया कब किया दिल्ली फायर सर्विस में? 1983 से 89 में एज अ सब ऑफिसर एटॉमिक एनर्जी में रहा। हाँ। 89 में मैं ज्वाइन किया दिल्ली फायर सर्विस, 19 नवंबर 89 में एज अ स्टेशन ऑफिसर। और आपको ध्यान नहीं है मुनि, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था आप कंट्रोल रूम में ही बैठे थे और जो आप कलीग्स थे वो बोल रहे थे देखो कैसे गांव का लड़का आ गया है छोटे से कस्बे से। मुझे आज भी कमेंट याद है, परंतु मैं अपने इसमें मस्त इसलिए था कि यार मैं अपनी तरह से क्वालिफाइड हूँ, स्टेशन अफसर की पूरी क्वालिफिकेशन फुलफिल करता हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मेरी कई लोगों से बहुत अच्छी थी, मैंने एमफिल वगैरह जो किया था और पीएचडी की तैयारी कर रहा था। मुझे ऐसे कमेंट सुनने की आदत थी क्योंकि एज के मैं अगेंस्ट में बढ़ रहा था। जब मैं इधर आके ज्वाइन किया तो मुश्किल से 25-26 साल का था, तो नेचुरल एज ए स्टेशन ऑफिसर यहाँ पे भी लोगों को शौक था, मगर वो मुझे मौका मिला। और मैं आपको बताऊं कि दिल्ली फायर सर्विस ने पोस्ट एडवर्टाइज करी तो हमने एक अप्लाई किया, मैं और केंटल 2 जन का हुआ था। केंटल वाज फर्स्ट इन द मेरिट, आई वाज सेकंड। तो हम दोनों को ज्वाइन करने का मौका मिला और इस तरह मैं 1989 नवंबर में दिल्ली फायर सर्विस ज्वाइन किया। दिल्ली फायर सर्विस में कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो फायर का कुछ आपके पास हो तो बताइए। दिल्ली फायर सर्विस अपने आप में एक सबसे महान फायर सर्विस है जहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा, खास करके कि आपको आग से डरना नहीं है, आग को आगे हिम्मत से लड़ना है। और ऐसे ऐसे जाबाज ऑफिसर से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने मुझे फायर फाइटिंग करने के मामले में बहुत सीख दी, आगे बढ़ के लीडरशिप दिखाई। जैसे मैंने उसमें आपके पिताजी का भी नाम लिया कि उनसे भी मैंने सीखा। मिस्टर सुरेंद्र हुआ करते थे, उनसे काफ़ी मैंने सीखा। देहरी साहब का जो एक मैनेजमेंट होता था पूरी फायर सर्विस को देखने का, बहुत फ्रंट से जाके पहली बार किसी जाबाज ऑफिसर को देखा कि वो कितनी बड़ी से बड़ी आग हो, डरते नहीं थे, उसके सामने जाके खड़े हो जाते थे, मोटिवेट करते थे और सबको अंदर भेजते थे। तो वहां से उनसे वो सब बातें सीखने को मिली। और मेरा जो एक्सपीरियंस था इंडस्ट्री फायर सर्विस का, वहां तो छोटी मोटी फायर होती थी, एकदम अलग है। वो इंडस्ट्रियल फायर सर्विस एक एमसीडी की अंडर फायर सर्विस में आना तो बहुत फर्क है। मुझे बहुत थोड़ा तकलीफ हुआ उसको माइंडसेट को चेंज करने में। वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी थी, सब कुछ बंधा बंधाया था, सब कुछ सिस्टम से चलता था, लोग रूल्स रेगुलेशन के साथ में बहुत अच्छी तरह से बिहेव करते थे। जब मैं दिल्ली फायर सर्विस आया उस वक्त शायद वो एमसीडी के अंडर में थी, फिर बाद में दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर गई, तो यहाँ के रूल्स रेगुलेशन सिविल के अपने ही थे, उसको एडजस्ट करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना एक अलग बात थी। और वहाँ तो 8 घंटे की ड्यूटी थी और यहाँ 36 घंटे की। और यहाँ आए तो 72 आवर्स की ड्यूटी थी, 72 आवर्स की ड्यूटी थी। और जब हम शुरू में आए तो हम तो महीने भर मतलब ऑफ ही नहीं ले पाए। आज जा रहे जब हमारा इंडक्शन पीरियड चला, दैट वाज टफेस्ट टाइम। बहुत ज्यादा किया, तब हमें लगता था कि हम कहाँ आ गए। जब टच किया तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था। पहले जो इंडक्शन के 6 महीने थे हमारे दिल्ली फायर सर्विस के, सारा एक्सपीरियंस नया था, सारी तरह से अपने आप सीखना था, सब कुछ एडमिशन करना था। और जब हमें इंचार्ज बना के तेलीवाड़ा फायर सर्विस में पहली पोस्टिंग हुई तो तेलीवाड़ा वो एक और अलग एक्सपीरियंस रहा। मतलब उसमें कि कैसे स्टेशन चलाना है, कैसे 70, 50, 60 आदमियों को आपको हैंडल करना है, उनकी क्या तकलीफें होती है। तो एक ह्यूमन मैनेजमेंट के साथ साथ में हमको टेक्निकली मैनेजमेंट भी करना था, फ्रंट से लीड करना था। तो ये पीरियड था जो बहुत टर्बुलेंट था और उसको हमें एक चैलेंज मिला। दिल्ली फायर सर्विस ने हमारे पर फेथ दिखाया और हम वहाँ के इंचार्ज बने। आकर भी आपने कोई कोर्स किया दिल्ली फायर सर्विस में आकर? हाँ, जब मैं तेलीवाड़ा फायर सर्विस गया तो बहुत सारे जो मेरे कलीग्स उनका ये मानना था कि यहाँ तो फायर बहुत कम होती है, और जब होती है सदर बाजार में, क्योंकि वहाँ रश इतना होता था, कहीं पहुंचने में आधा 1 घंटा लग जाता था। तो वो जब होती है तो सीरियस फायर ही होती है, वो बाहर वाला आके बुझाते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं? हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हमारे स्टेशन में जितने भी लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं और बहुत जाबाज है, अच्छे से काम करते हैं, समय पे पहुंचते हैं। जब तक मौका मिलता है, जब भीड़ में अटक जाते हैं तो अटक जाते हैं। तो जिनका जो उनके दिमाग में था कि यहाँ कुछ नहीं होता, हमने कहा ये तो अपॉर्चुनिटी है, आप स्टेशन का काम कर लीजिए, 24-72 घंटे आप क्या करेंगे। तो हमने वहां पे हालांकि पीटी परेड, फायर ड्रिल का प्रोग्राम होता था, रोल कॉल का होता था, फायर होता था। और सदर बाजार
नगर में भी हमें अमूमन फायर गर्मियों में 3 से 4 फायर रोज अटेंड करनी पड़ती थी। कुछ फायर बड़ी होती थी, उसका मैं आपको बताऊंगा किस तरह से वो हुआ, बट वो मौका जो मिला वहां पर कुछ समय खाली होने का, तो हमने उस मौके को कोशिश किया कि ग्रेड आई कर लिया था, तो मैंने MI फायर यूके के एग्जाम की मैंने तैयारी वहां शुरू करी। अच्छा। और वो जो लोग कहते थे कि लोगों के पास खाली समय है, आपको वहां पे रखा हुआ है, तो हमने उस खाली समय को अपने पढ़ने में, अपने टेक्निकल नॉलेज को एनहांस करने में लगाया, लोगों से सीखा, और वहां रहते रहते हमने MI फायर का एक एग्जाम क्लियर किया। अच्छा, आप बीच में इंग्लैंड भी गए थे शायद कोर्स करने के लिए, मुझे थोड़ा याद है। जी जी जी। जब मैंने MI फायर ही कर लिया तो वहां पर मैगजीन आनी शुरू हुई। मैगजीन में एडवर्टाइज था कि इफ यू वांट यू कैन विन द स्कॉलरशिप, तो फॉर दैट यू हैव टू सबमिट अ पेपर। एक पेपर बनाना है, आपको पेपर सबमिट करना है, IFP जो यूके है वो आपको स्कॉलरशिप देता है। तो मुझे जब पता लगा तो मैंने कहा ठीक है, आप मैं इसको कोशिश करता हूँ। तो मैंने एक पेपर बनाने की कोशिश करी है, मैंने जैसा मेरे को आता था मैंने बनाया। तो वहाँ पर मुझे पता लगा कि मिस्टर PN मेहत्रा है जो फायर एडवाइज़र हैं, और वो काफ़ी एक तरह से फायर एंड सेफ्टी में एक लीडर रहे हैं। उनसे एक बार जाके आप बात करो तो आपको सही डायरेक्शन देंगे। ये तो मैं गया उनसे, मैंने बोला सर मेरे को ऐसा ऐसा बात करना है, थोड़ा आप मुझे टाइम देंगे? तो मुझे टाइम दिया, मैं टाइम पे पहुँच गया। तो टाइम पे पहुँचने के बाद में उन्होंने उसको देखा, देखने के बाद में उसको यूं रहा फाड़ के फेंक दिया। अच्छा, क्यों? बोला जी ये तो आपने जो भर दिया है ये ठीक है, हाँ। ये आपके नॉलेज के हिसाब से आपने बनाया ठीक है, परंतु ये स्कॉलरशिप के लिए पेपर आपको बनेगा नहीं। स्कॉलरशिप को जो आपको बनाना है जीतने के लिए, उसके बारे में फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको कुछ लिखना पड़ेगा। अच्छा। तो आपने एटॉमिक एनर्जी में किया उसका एक्सपीरियंस, दिल्ली फायर सर्विस में जो आप कर रहे हो उसका एक्सपीरियंस, और कंट्री में क्या होता है उसका थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आप थोड़ा सा बनाओ, मेरे को लेके आओ, फिर मैं उसको आपको अपडेट करूंगा। तो उन्होंने मुझे 8-10 पॉइंट बताया, मैंने उसके ऊपर मेहनत करी, 1-2 महीने में फिर डेवलप किया, फिर उनको दिखाया, उन्होंने कुछ ठीक ठाक किया, बोले जब इसको भेज दो। और वो उनका मतलब ऐसा आशीर्वाद था, मैंने भेजा, मेरा सिलेक्शन हो गया, और मुझे 3 महीना यूके फायर सर्विस को, फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को देखने का मौका मिला। वो मेरे लिए एक बहुत मेजर माइलस्टोन साबित हुआ, जो मैंने यूके फायर सर्विस में सीखा, उन अफसरों से मैंने इंटरेक्शन किया। अच्छा शमी साहब, दिल्ली फायर सर्विस में कोई इंसिडेंट आपने अटेंड किया हो, कोई फायर वगैरह, इसके बारे में बताइए कुछ। दिल्ली फायर सर्विस में मैंने बहुत सारी फायर अटेंड करी अपने इन 5 साल के टेन्योर में। कुछ 2-3 फायर है जिसके बारे में आपको शेयर करता हूँ। एक तो थी सदर बाजार की फायर। अच्छा। जो कम से कम 6 दिन चली, और उसमें 3000 से ज़्यादा शॉप्स गटेट हो गई थी। बहुत एक मेजर फायर थी वो, और वहाँ का मैं इंचार्ज था सदर बाजार का उस वक्त में। अच्छा। और ज्वाइन करके मुझे मुश्किल से 3-4 महीने हुए थे जब ये इंसिडेंस हुआ, पर ऐसा मैंने इंचार्ज सदर बाजार फायर स्टेशन पर उस फायर को मैंने बहुत करीब से देखा, हैंडल किया, और उसकी जिगल मिला था। 6 दिन चलती रही, क्या था उसमें? छोटी छोटी दुकानें थी, गलियां थी। कभी लोग कहते हैं कि वहाँ पर पहले ट्रक जाते थे, तो लोगों ने इतना इंकरेजमेंट किया कि वो करते करते गलियां बन गई। और मैं आपको बात बताऊं, जब फायर हुई उसके बाद मैं आज उस ग्राउंड को जाकर देखता हूं जो कि कंप्लीटली साफ हो गया था। वहां पे आज वहां पे 5-5, 6-6 मंजिले की दुकानें दिखती हैं। जितना हज़ार्ड पहले ग्राउंड पे था वो 6 मंजिल चला गया। तो नहीं हुआ था जी, इंजर्ड वगैरह कोई कैजुअल्टी? इंजर्ड हुए थे 2-4, मगर वो ज्यादा बच गई थी क्योंकि आग थोड़ी सी शुरू हुई थी, मगर वो बाद में वहाँ प्लास्टिक का सामान था, काफी तो सारी बढ़ गई थी, तो उसमें काफी दिन चली फायर। वो ईंटों के नीचे दब गई थी, कोलैप्स हो गई थी, दुकानें जलती रही, काफी उसमें मतलब योगदान लेना पड़ा। 200 करीब गाड़ियों का चले जाओ, छोटी छोटी गलियां, बड़े वो कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पर फायर फाइटिंग करने में बहुत मुश्किल होता है। आज तो नॉर्मल भी जाने को डरते हो। हाँ, तो लोग जाने को डरते हैं। अगर कई बार हम गए हैं वहाँ पर, हम सोचते हैं अगर यहाँ आग लग जाए तो कितनी कैजुअल्टी हो सकती है। राइट, बिल्कुल ये था कंसर्न। और बड़ा वाटर टेंडर उन गले में जा नहीं सकता था, बाहर से होज लेके अंदर जाना पड़ता था, और काफी मतलब मुशक्कत करनी पड़ी, कठिनाइयाँ हुई, प्रॉब्लम्स तो थे, मगर जो भी प्रॉब्लम दिल्ली फायर सर्विस ने फेस किया और उसको आग बुझाया हमने सक्सेसफुली। तो एक तो मेरे पास वो थी। एक मैं PVC मार्केट ज्वालापुरी की फायर में जब गया था तो पूरा PVC मार्केट जल रहा था, चारों तरफ गैसेस निकल रही थी, और हम PVC में PVC। और मजे की बात है कि उस PVC की आग को बुझाने के लिए पूरा दिल्ली फायर सर्विस का जवान जूझ रहा था। हम पढ़े लिखे, हम सोच रहे भाई इसमें तो फॉस्जिन निकल रही है, कैसे काम होगा। तो लोगों ने बोला सर गीला रुमाल करो, नाक में बांधो, फायर फाइटिंग करो और घर जाके गुड़ खा लेना, एंड वी वर ऑन द लेटर साइड ऑफ इट। तो उस माहौल में भी रह के हमने कई फायर फाइटिंग करने की कोशिश करी। एक और मैं फायर इंसिडेंट बताता हूँ जो मुझे नया बाजार की फायर का याद आता। बिल्डिंग कोलैप्स थी, और बिल्डिंग कोलैप्स होने के बाद में वहाँ पे रेस्क्यू का कॉल आया।
आया, हम लोग पहुंचे वहां पर, आधा एक घंटे के जो सरफेस कैजुअलिटी थी 10-12 हम लोगों ने निकाल ली थी। उसमें एक बचाव बचाव की आवाज़ आ रही थी, हमने बोला कहाँ से आ रही, पता करें तो पता लगा कहीं बेसमेंट में, बहुत देर के बाद पता लगा किसी बेसमेंट में है। लोगों ने बोला जी 3-4 फ्लोर के नीचे बेसमेंट है और वहाँ से आवाज़ आ रही है। अच्छा। तो हमने आइडेंटिफाई किया उसमें ग्रुप ने पूरा का पूरा, और आपको बताएं कि करीब 4 घंटे की मुशक्कत के बाद हम लोग 4 फ्लोर नीचे उतर के और उस गड्ढे के थ्रू उस आदमी को जिंदा निकाल के लाए। बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ उस फायर में हमको, नया बाजार के रेस्क्यू में, और उसमें काफी लोगों ने काम किया, बट मेरा पर्सनल योगदान उसमें रहा कि मैं उस गड्ढे में नीचे उतरा, अफसरों के हाथ एक फायरमैन था साथ में, और मिस्टर सुरेंद्र थे जो हमें ऊपर से सुपरवाइज कर रहे थे। हम 4-5 लोगों ने उसको निकाला। मिस्टर सुरेंद्र एक्स डिप्टी चीफ जो कीर्तिनगर फायर में शहीद हो गए थे, ये उनका जिक्र कर रहे हैं। तो वो थे साथ में नया बाजार, वो एसपी में आगे रहते थे, तुरंत आगे थे, मैं तेलीवाड़ा था, तो हमको मौका मिला, वो हमने काम किया। एक हमारे जो 30,000 का फ्लोर मिल था उसमें एक आग लगी थी, और मजे की बात है जब आग लगी हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर पहुंच गए, हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, पता लगा जिस तरह से कि कुछ स्ट्रक्चर गिरने का एहसास हो रहा था, तो हम एक पैरापेट हॉल के नीचे खड़े हुए, थोड़ी देर बाद देखा तो आगे का स्ट्रक्चर भी गिर गया, पीछे का स्ट्रक्चर भी गिर गया, हम तीनों वहां खड़े होकर फायर फाइटिंग कर रहे थे। आई वाज लीडिंग अदर विद द 2 फायरमैन। मैं था एक त्यागी करके, एक मेरे साथ फायरमैन था सत्येंद्र त्यागी, वो सुरेंद्र त्यागी, एक वो था मेरे साथ में, एक कन्हैया, हम 3 जन वहां खड़े थे। वो गिरी बगैर लकीली भगवान ने बचाया। वो फायर में तो बड़े मौके हुए, वो फायर से निकल के वापस आए तो हमें अफसरों का आदेश मिला, नहीं यहाँ नहीं, आप उस लेफ्ट साइड में जाके आप फायर फाइटिंग करो, ऊपर से जाके पानी डालो। हमने नीचे सीढ़ी लगाई, एनएफएससी के ट्रेनिंग साथ में आए थे, तो एक्सटेंशन लेडर लगाई और हम ऊपर चढ़ गए, ऊपर बैच पकड़ के बैठ गए, नीचे से सीढ़ी गायब करके कोई ले गया, उनको कहीं और जरूरत थी, हम ऊपर हटके और पानी पीछे से बंद हो गया। तो अड़ोस पड़ोस वालों ने फिर 100 को कॉल किया कि आपके 3 लोग यहाँ अटके हुए, पर इनको भी आप बचाइए। तो वो फायर में कई सारी चीजें हुई, मगर एक मजा आता था, फायर में होती रहती है। और ये 2-3 महीने ऐसे रहे फायर के इंसिडेंट, बहुत कुछ सीखा दिल्ली फायर सर्विस से कि किस तरह फायर फाइटिंग करना, किस तरह बड़ी फायर को आप हिम्मत से आप मुकाबला करेंगे तो आप जीत सकते हो। क्योंकि इनका एक उपदेश होता था कि जब तक आप सीट ऑफ फायर में ब्रांच से पानी नहीं डालोगे आग नहीं बुझेगी। आज इसी एक जो प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं सीट ऑफ फायर पे पानी डालने का, उसमें हमारे कई जवानों शहीद को होना पड़ा, क्योंकि वो जब अंदर जाने की कोशिश करते हैं बिल्डिंग कोलैप्स होती है, कच्चे मकान है, स्ट्रक्चर में है नहीं। मगर यही मेरी लोगों से मतलब अगर कोई वीडियो देख रहा है उसके माध्यम से है कि फायर को आपको डर के तो काम करना नहीं है, आपने नौकरी ज्वाइन करी है, जब तक आप सीट ऑफ फायर में पानी नहीं डालोगे आग नहीं बुझेगी। कितने रिस्क लेना है ये आपको सीखना पड़ेगा कि क्या सिम्टम्स है बिल्डिंग कोलैप्स होने के आ रहे हैं, वहां अंदर जाना है नहीं जाना है, किस तरह फायर फाइटिंग करना है, ये आपको सब बताया जाता है। उसको देख के ही आप काम करें, पीछे ना हटें, क्योंकि आपके भरोसे आजू बाजू की प्रॉपर्टी है, जान माल की जो हानि है उसको रोकने के लिए यही एक आपके पास साधन है। अच्छा समझो, अब आपका ये होम मिनिस्ट्री में फायर एडवाइजर बने आप, वो क्या से रुझान हुआ फायर एडवाइजर का? आप तो स्टेशन अफसर अच्छे थे यहाँ पर, अच्छा एक्सपीरियंस ले रहे थे, एकदम फायर एडवाइजर बनना ये कैसा? सच पूछो मुनी तो एज ए स्टेशन ऑफिसर मैं प्रैक्टिकल फायर फाइटर था। अच्छे और जब मौका मिला, क्योंकि वही कहा ना कि आप हर आदमी जब सोचता है कि मैंने तो ज्वाइन करे, आगे कैरियर में ग्रोथ क्या है, तो उस ग्रोथ में मुझे डिप्टी फायर एडवाइजर की पोस्ट यूपीएससी से एडवर्टाइज हुई, और उनने जो 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा था वो मैं मीट कर रहा था, उन्हें एमआई का जो क्वालिफिकेशन मांगा था वो मैं मीट कर रहा था, तो मैंने उसको भर दिया और दिल्ली में फायर स्टेशन अफसर में रहते हुए, और वहाँ से मुझे इंटरव्यू कॉल आया और यूपीएससी में मैंने इंटरव्यू दिया। और मैं कौन से सन में गए थे आप? ये मैं 1994 2 फरवरी 1994 को मैंने एज अ डिप्टी फायर एडवाइजर डायरेक्टर जनरल फायर सर्विसेज सिविल डिफेंस होमगार्ड। तो आपने 80 दिल्ली फायर सर्विस में कब ज्वाइन किया था आपने? मैं 83 से 89 एटॉमिक एनर्जी में हाई वाटर प्लांट में रहा, 89 से 94 तक दिल्ली फायर सर्विस में रहा, है ना। और 94 से 2022 तक मैं होम मिनिस्ट्री में डीसीडी ऑफिस में एज अ फायर डिप्टी फायर एडवाइजर की मेरा टेन्योर रहा। अच्छा, वहाँ का कुछ बताइए, क्या क्या हुआ वहाँ पर आप रहते हुए आपके टाइम? ये मेरे 3 एक्सपीरियंस आप देखेंगे तो बिल्कुल अलग है। मैं पहले जो मैंने सर्विस ज्वाइन की वो इंडस्ट्रियल फायर फाइटिंग की थी, तो इंडस्ट्री के बारे में मैंने सीखा। जब दिल्ली फायर सर्विस आया तो स्टेट फायर सर्विस में क्या होता था, रूल्स एक्ट रेगुलेशन, फायर फाइटिंग क्या होती थी, ये किया। जब मैं यहाँ से निकल के होम मिनिस्ट्री में गया, वो प्योरली एक लोग कहते हैं कि वो एक तरह से एडवाइजर जॉब था, मगर बाबुओं का जॉब है, मतलब फाइल में आपको काम करना, फायर फाइटिंग नहीं करना है। तो एडवाइजरी आती थी हमको सब चीज़ों
की एडवाइजरी देनी पड़ती थी। 1994 में जब मैंने ज्वाइन किया तो वो प्योरली एक एडवाइज़र नेचर का जॉब था। और मज़े की बात है कि मैंने जब वहाँ ज्वाइन किया, वहाँ ना तो कोई फायर एडवाइज़र था ना डिप्टी फायर एडवाइज़र था। मैंने स्क्रैच से पिकअप किया वहाँ से। मिस्टर PN पंचाल होते थे, वो डेपुटेशन पे थे CISF के DIG, वो फायर एडवाइज़र का जॉब देखते थे। उन्होंने मेरे को वहाँ जो भी एक लाइन दिखानी थी दिखाई। होम मिनिस्ट्री का जो काम था एडवाइज़र का, वो था पूरे स्टेट्स को एडवाइस करना। फायर फाइटिंग से रिलेटेड चीज़ों में, फायर का जो प्रिवेंशन है, प्रोटेक्शन है, लेजिस्लेशन है, ट्रेनिंग है, इन मैटर पे हम लोग वहाँ पे होम मिनिस्ट्री में एक डिस्कस करते थे। और जो होम मिनिस्ट्री का जो ऑफिस था DGCD का, ये एक नोडल ऑफिस है जो फायर सब्जेक्ट को डील करता है। होम मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री है कंप्लीट। अगर मैं मिनिस्ट्री की बात करूँ सब्जेक्ट मैटर से, तो यहाँ पर जब मैं आया तो मुझे ये काम करने का मौका मिला कि पॉलिसी बनाए। और जो हम लोग पॉलिसी बनाते थे वो एक स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी काउंसिल है, जो जिसमें कि सारे इंडिया के जो चीफ हैं, DGs हैं, ये लोग वहाँ पर उसमें शामिल है एज अ मेंबर। DG उसके चेयरमैन होते थे, मिनिस्ट्री में भी कभी चेयर करते थे सेक्रेटरी साहब, तो वो चेयर करते थे, फायर एडवाइजर मेंबर सेक्रेटरी होते थे उसके। तो इस तरह से एक कमेटी थी, उसमें डिस्कस होता था, डिस्कस होने के साथ में पॉलिसी मैटर पे डिसीजन होता था। और SFSC के थ्रू हम लोग जो पॉलिसी बनाते थे वो स्टेट के ऊपर में हम सर्कुलेट करते थे। हालांकि ये सब रिकमेंडेशन होती थी, परंतु पॉलिसी गाइडलाइंस वहां से बनती थी। और उसी के बेस पे अगर आप आज देखें, अगर मैं उसके नॉर्म्स की बात करूं कि 3 से 5 मिनट में आपको 5 मिनट पहले फायर टेंडर पहुंच जाना चाहिए, उसका रिस्पांस टाइम ये होना चाहिए। फायर टेंडर के ऊपर में 4 से 6 आदमी का जो क्रू सैंक्शन है या कैसे होना, वो उसको जस्टिफाई हम लोगों ने कराया, वो मिला। तो रिस्पांस टाइम, फायर का टेंडर, कितने तरह के टेंडर चाहिए, रेस्क्यू टेंडर चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, किस नेचर में पानी का रिक्वायरमेंट आपको कितना मिलता है। तो ऐसी छोटी छोटी सारी पॉलिसी गाइडलाइंस थी जो जहां बनी और स्टूडेंट ने इसको अडॉप्ट किया और उसी के सारे आज फायर सर्विसेज कंट्री किया, उस नॉर्म्स को अडॉप्ट कर दिया। तो ऐसा छोटा छोटा काम मतलब वहां होता था। इन एडिशन वहां पर एक काम होता था कि फायर सर्विसेज को पैसे की जरूरत पड़ती थी, तो स्टेट अपने तरफ से फंडिंग करता था, तो सेंटर की भी अपनी एक जिम्मेदारी थी कि भाई कुछ मदद करें जहां पर आपको कमी दिखती है। तो हमने फाइनेंस भी वहां रह के होम मिनिस्ट्री में फाइनेंस को भी हैंडल किया। मैंने GIC लोन्स में से स्टार्टिंग करी, फिर मैंने फाइनेंस कमीशन में 10th फाइनेंस कमीशन से हमने शुरुआत करी है फायर सर्विस को ग्रोथ की कहानी की। 11th 12th 13th 14th 15th फाइनेंस कमीशन तक हम पैसा दिया, 1-2 फाइनेंस कमीशन में भी जो पैसा नहीं दिया। सिमिलरली हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू से जो पैसा प्लानिंग कमीशन के थ्रू भी फायर सर्विस डेवलपमेंट में दिया और ये काफ़ी पैसा गया है, जिसकी वजह से स्टेट में नई नई गाड़ियाँ, फायर टेंडर आए हैं, रेस्क्यू टेंडर आए हैं, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स खरीदे गए हैं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स को अपग्रेड किया है ये लोगों ने। तो ये सब चीज़ें होम मिनिस्ट्री में बैठ के एक सुचारू रूप से पॉलिसी बनी और ये काम किया। तो मैंने 1994 से, मैं जब डिप्टी फायर एडवाइजर रहा तो मैं उनके साथ पे काम किया। फिर वहाँ पे मिस्टर भगत, OP भगत है, फायर एडवाइजर बन के उनके हम दोनों ने साथ में 17 साल काम किया कंटिन्यू। अच्छा। वो 2012 में रिटायर हुए और उसके बाद में फिर मुझे 2012 से 2022 तक का एक टेन्योर में काम करने को मिला एज अ इंडिपेंडेंट फायर एडवाइजर। अच्छा शमी साहब, एक और था कि पहले जो सब ऑफिसर कोर्स करते थे फायर डिपार्टमेंट वाले, उनकी एक लिमिटेड एज होती थी कि इस एज तक करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। शायद आपके टाइम में उसको कुछ चेंज किया गया। ऐसे मुनी कि जब जो हमारे सब ऑफिसर कोर्स जो नेशनल फायर सर्विस कॉलेज के होते थे, ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कर दिया था सारी स्टेट फायर सर्विस ने कि भाई जब तक ये कोर्स नहीं करेगा अफसर नहीं बन सकता। हाँ, हाँ। और एक कोर्स होते थे साल में एक मुश्किल से, और उस कोर्स में सीटें मिलती थी 40 से 50 सीटें। स्टेट था बड़ा, कंटिन्यू सीटें की डिमांड होती थी। एज फैक्टर प्राइवेट कैंडिडेट के लिए था कि भाई उसको जो मिलेगा 3 अटेम्प्ट 18-19 साल से लगेगा, 25 साल तक उसको खत्म हो जाएगा, उसको कुछ एंट्री नहीं मिलेगी, और वो भी 10 या 20 सीट होती थी। तो डिमांड बढ़ती जा रही थी और कोर्स करने को नहीं मिल रहा था। बहुत सारे फायरमैन, लीडिंग फायरमैन कोर्स ना करने की वजह से उनके प्रमोशन रुके पड़े थे। तो जब मैं गया 1994 में, ये जब बात को मैंने पिकअप किया तो मुझे बड़ा महसूस हुआ, क्योंकि मैं भी उसी तरीके से करके ग्रेड IMI करके आगे आया था। मुझे पता था कॉलेज की ये प्रॉब्लम है, तो हमने इसके ऊपर मैं स्टडी की। रीजनल फायर ट्रेनिंग सेंटर्स का एक कॉन्सेप्ट था जो मेरे से पहले से किसी ने उसको मूव किया था, परंतु उसको एक लाइट नहीं मिल पाई थी। तो मैंने उसको पिकअप किया। पिकअप करने के बाद SFSC से अप्रूवल लिया। अप्रूवल लेने के बाद में हमने कहा कि जितने भी स्टेट के ट्रेनिंग फायर सेंटर्स है उसमें सब अफसर कोर्स के हम स्टार्ट करेंगे, ताकि ये जो लोग फायरमैन, लीडिंग फायरमैन स्टैग्नेट हो रहे हैं, उनको ये कोर्स करने के बाद में प्रमोशन मिले। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मदद लेके, अप्रूवल लेके, स्टेट की सहमति लेके हमने 11 ट्रेनिंग सेंटर्स को रिकॉग्नाइज किया और उसमें सब ऑफिसर कोर्स करना शुरू किया। और मैं आपको बताऊं
कि करीब 10,000 लोगों ने इस तरह के रीजनल ट्रेनिंग सेंटर के थ्रू सब ऑफिसर कोर्स किया और वो अफसर बन के बाद में रिटायर हुए। बहुत पहले नागपुर में था, नागपुर अकेला था। जी जी जी। उसके बाद ये खुल गए, ये फिर रीजनल ट्रेनिंग सेंटर काफी खोले। तो नागपुर तो मेन है ही, नागपुर में अभी सब ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर, डीओ कोर्स हो रहे हैं, बी फायर का कोर्सेज चल रहे हैं, तो वो कोर्सेज तो हम करते ही रहे। परंतु साथ साथ में इन लोगों के लिए हमने स्टेट, जैसे दिल्ली फायर सर्विस का ट्रेनिंग सेंटर है, उसको हमने रिकॉग्नाइज किया और यहाँ पे कोर्सेज चलाए, तो दिल्ली के लोगों को काफी मदद मिली। बट ये ऐसा नहीं था कि जिस स्टेट में वहीं स्टेट के लोग उसका काम करेंगे, सारे स्टेट के लोगों को मिक्स करके हम लोग ट्रेनिंग में भेजते थे और सारे फायरमैन को एक दूसरे स्टेट की फायर सर्विस भी देखने का मौका मिला, एक दूसरे से सीखने का भी मौका मिला, एक दूसरे की प्रैक्टिस का उन्हें एक्सचेंज किया, तो उसका बड़ा फायदा हुआ। तो शमी साहब, इसमें होम मिनिस्ट्री के अंडर कोई फायर सर्विस मेडल भी मिलते हैं, कौन कौन से मिलते हैं और इसका क्या प्रोसीजर है और कितना उसमें अमाउंट मिलता है? भारत सरकार ने फायर सर्विसेज के लिए 4 मेडल का घोषणा किया था। एक तो था मेरिटोरियस सर्विस, जो कि आपको लॉन्ग सर्विस करने के बाद में आपके जो कैरियर में अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने दिया था। मेरिटोरियस सर्विसेज के बाद में डिस्टिंग्विश सर्विस होता है, वो एक उसका लेवल अप होता है। अगर उसके बाद भी आपने कंटिन्यू अच्छे काम किया है तो भारत सरकार इसको डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड देती है, सर्विस मेडल। इसके अलावा 2 मेडल होते हैं जो गैलेंट्री मेडल की कैटेगरी में आते हैं। उसका नाम है फायर सर्विस मेडल फॉर गैलेंट्री और एक है प्रेसिडेंट फायर सर्विस मेडल फॉर गैलेंट्री। तो ये 4 मेडल देते थे। फायर सर्विस जो मेडल्स की जो कहानी है, उसका जो मेंबर सेक्रेटरी और फायर एडवाइजर ऑफिस होता था, चेयरमैन डीजी या कोई और होता था एक कमेटी में। 2 कमेटी होती है उसकी, स्क्रीनिंग कमेटी और अप्रूविंग कमेटी। अप्रूविंग कमेटी का चेयरमैन सेक्रेटरी साहब होते हैं होम मिनिस्ट्री के और स्क्रीनिंग कमेटी के डीजी। तो ये हमने काफी मेडल शुरू किया। मेडल में जो सर्विस मेडल है उसमें तो कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता, पर जो गारंटी मेडल्स है उसमें आज की तारीख में 6,000 रुपए और 3,000 रुपए का जो योगदान है, पहले बहुत कम मिलता था। हमने आने के बाद में प्रयास किया और उसको 40 रुपए या 50, हाँ, उसको एट पार हमने जब एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी कि पुलिस है और भी कोई लोग हैं जिनको ये सब मेडल मिल रहा है, उनका जो एट पार फैसिलिटी वो हमको दी जाए। तो फायर सर्विस को इस तरह से एट पार लाया, तो ये एक हमारे इसमें काफी अच्छा इसमें रहा और लोग बहुत इसमें खुश हुए, एनकरेज हुए, उनको काम करने को मिल रहा है। देखो गैलेंट्री तो एक्ट ऑफ गैलेंट है, कब आए पता नहीं करते, बट जिसको सर्विस मेडल मिलता है वो भी बहुत खुश होता है और वो उसको अपने वेरियस ओकेजन में पहनता है। उसका भी सीने पे वो मेडल्स लगा के जब घूमता है तो उसके अदर कलीग्स उसको फख्र महसूस करते हैं और मोटिवेट होता है। ठीक है, आगे और काम करने की प्रेरणा मिलती है उनको। हाँ 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 हाँ। अच्छा सर, ये मेडल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है? पहले तो जो हम मेडल घोषित करते थे उसका साइटेशन, उसका नोटिफिकेशन में स्टेट को भेज देते थे और मेडल को पैक करके स्टेट में भेज दिया जाता था। तो जो स्टेट्स में 15 अगस्त 26 जनवरी या कोई भी बिफिटिंग ओकेजन होता था उसमें उसको फायरमैन को या जो भी जिसको मेडल मिलता था उसको दे दिया जाता था। बाद में हमें कुछ महसूस होने लगा, जिस तरह लोगों को सेंटर बुला के सेंटर लेवल में उसको मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो एक हमने प्रयास किया। विज्ञान भवन में मैंने मेरे रहते हुए पहली बार आपको बताऊं कि मैंने प्रोग्राम किया और इसमें 1200 लोग आए फैमिली के साथ में और वहां पर ये 700 मेडल्स करीब पहली बार, बहुत सारे मेडल्स थे, इकट्ठे करके हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। और ये कंट्री में किस तरह से एक बहुत अच्छा मैसेज गया कि जो फायरमैन जो एक दूर दराज में काम कर रहा है उसको भी भारत सरकार के द्वारा एक रिकॉग्निशन मिला और उसको रिकॉग्निशन दिया जाता है। ऐसे ही मेडल्स की जो और भी कहानियां हैं वो कभी हम बाद में शेयर कर लेंगे उसको, ठीक है। अच्छा समझो, एक चीज़ और बताइए, मैंने कई जगह देखा है सर्विस का कोई एक अलग स्टैंप होता है, क्या फायर सर्विस का भी कोई स्टैंप हुआ है, बना है? हाँ मोनी, ये भी एक बहुत लंबी कहानी है। हर कोई सर्विसेज ने अपने प्रयास किया, उस प्रयास के थ्रू स्टैंप्स जारी किए गए हैं भारत सरकार द्वारा। फायर फाइटिंग के काम करते हैं, अपनी जान पे खेलते हैं जी। कुछ तो ये मैंने अपने टेन्योर में रहते हुए वहाँ पे कोशिश करी और गवर्नमेंट को हमने एक प्रपोजल भेजा कि फायर सर्विस के ऊपर भी एक स्टैंप जारी किया जाए। और मुझे बहुत गर्व हो रहा है महसूस इस बात को बताते हुए कि भारत सरकार ने फायर फाइटर्स की डिमांड के मद्देनजर और अपने तरफ से उनको प्रोत्साहन करने के लिए एक डाक टिकट जारी किया। अच्छा। जो फायर सर्विस की हिस्ट्री में पहला टिकट है जो हिंदुस्तान में जारी हुआ और वो आपके टाइम हुआ? हमारे टाइम पे हुआ। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा काम किया। हाँ सर, इसके अलावा इसके बाद आप शायद NFSC नागपुर भी गए, उसमें जो कॉलेज का ग्रोथ काफ़ी बड़ा हुआ, पहले इतना नहीं था,
वो क्या था सर, जरा उसके बारे में बताइए। जी, जैसे मैं आपको बताया था कि नागपुर कॉलेज 1955 में रामपुर में था और 1956 में नागपुर में आ गया वो। तो वहाँ पे बेसिक कोर्सेज सब ऑब्स्टेट्रिशियन डीओ करते थे, बी चालू होते थे और वो एक डेवलपमेंट हमारे 4-5 एकड़ के लैंड में सब काम चलता रहता था। जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ा तो कोशिश किया कि इंस्टीट्यूशन को बड़ा किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर फंड्स का प्रावधान रखा और मॉडर्नाइजेशन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर में 235 करोड़ रुपए का एक बजट रखा। आज उस बजट के थ्रू 200 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, जिसमें कि आज नया रूप कॉलेज का आया है। और मैं आपको बता दूं, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन आया है जो कि वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है, सारी फैसिलिटीज उसके अंदर में है। वहां से जो आदमी पढ़ के निकल रहा है, जो लेबोरेटरीज में जाके देख रहा है, एक्चुअल फायर फाइटिंग देख रहा है, उससे उसको काफी डे टू डे वर्क करने में फायदा हो रहा है। और इस कॉलेज में हमने जो ग्रोथ किया है, अगर आपको भी मौका मिले तो जाके देखिए, ये एक अपने तरीके का यूनिवर्सिटी लेवल बनने के लिए तैयार हुआ है। टोटल 65 एकड़ ऑफ लैंड में हमने इसको डेवलप किया है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द वर्ल्ड। तो आप मौका मिले तो जरूर जाइए। एंड ये एक आपको मैं बताऊं, इसमें आप इसको फायर सर्विस का मक्का मदीना कह सकते हैं। और आप जितने भी चीफ हैं इंडिया में, जिसने कि आपको बताऊं कि फायर का कुछ काम किया है, वो वहाँ के ही एलुमनी है, वहीं के पढ़े लिखे लोग हैं। वो वहाँ मत्था के जरूर आए हैं, चाहे वो सब अफसर कोर्स करके आए, स्टेशन अफसर करके आए हो, डीओ करके आए हो या बी फायर करके आए हो। और उसका एक अपना डिमांड है। आज भी कॉलेज का डिमांड है, सीट मिलती नहीं है वहाँ पर। आज भी एसएसटी डीओ कोर्स में लाइन लगी रहती है, वैकेंसी मतलब डिमांड आज भी ज्यादा है और हम सप्लाई कम कर पा रहे हैं। तो बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है, पूरे कंट्री उसके कोर्सेज को रिकॉग्नाइज करता है, सारी लीगल संस्थाएं उसको मान्यता दे रखी है। तो इस तरह से दैट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द वर्ल्ड। अच्छा शमी साहब, एक बात पूछना भूल गया आपसे। आपने बाहर की कंट्रियों में भी गए, वहाँ से कुछ फायर के बारे में कुछ ट्रेनिंग की या कुछ सीख के आए कि बाहर कैसे काम होता है? जी, कौन सी कंट्री घूमे आप? मैं बहुत कम जो फायर फाइटर है जिनको एक्सपोजर मिलता है दुनिया देखने का, मैं एक उसमें लकी फायर फाइटर हूँ, जिसने की शुरुआत इंग्लैंड से करी देखने की। फिर मैंने उसके इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड की फायर सर्विस का पूरा वर्किंग, उसकी पूरी स्टडी की, कैसे काम करते वो देखा। ये मैंने 1993 में किया। 1996 में मुझे जापान जाने का मौका मिला, वहाँ भी 3 महीने हम रुके, वहाँ की फायर सर्विस में कैसे काम करता है वो हमने देखने को मौका मिला। फिर वेरियस प्रोग्राम्स में मैं बैंकॉक रहा, फिर सिंगापुर रहा, फिलीपाइंस रहा, इंडोनेशिया रहा, फिर मैं यूएसए रहा कई प्रोग्राम्स में उनके साथ में। तो ये जो मेरा कम से कम आज 25 से ज़्यादा कंट्री का मेरा एक्सपोजर रहा, वहाँ की फायर सर्विस को क्लोजली, यूरोप में जैसे मैं कहूँ जर्मनी है, फ्रांस है, इसको मैंने क्लोजली फायर सर्विस को स्टडी किया कि कैसे काम करते थे। और वो एक्सपोजर से मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मैंने इसके थ्रू जो जब गवर्नमेंट में मैं डिप्टी फायर एडवाइजर था, तो जब मैं पॉलिसी बनाने के कुछ डिसीजन लेता तो मेरे को काफ़ी मदद मिलती थी। तो ये मेरा एक्सपोजर काफ़ी फायर सर्विस के लिए अच्छा रहा। मेरे लिए तो ग्रोथ में था ही, पर साथ साथ में फायर सर्विस के लिए भी काफ़ी। एक और बात पूछनी थी, एक इंटरनेशनल फायर सर्विस गेम वो शायद आपके टाइम में शुरू हुए थे। आपके मन में कैसे आया कि भाई ये फायर सर्विस गेम्स होते थे, हर एक स्टेट वाइज होते थे, भाई अपने फायर डिपार्टमेंट है अपने गेम्स करता है, लेकिन आपने सबको जोड़ के एक इंटरनेशनल गेम शुरू किए, वो उसका कैसे आया आपके दिमाग में? फायर सर्विस गेम्स का अगर मैं आपको रियल कहूँ, मोटिवेशन 1994 से कुछ ब्रोशर्स हमको आते थे, पुलिस फायर फाइटर्स गेम्स वर्ल्ड के। तो हमें लगा यार ये गेम्स होते, तो हमने स्टडी करनी शुरू करी। मैं मिनिस्ट्री में था उस वक्त में, तो मैंने पता किया तो स्टेट्स वाले अपने लेवल में छोटे छोटे पुलिस के गेम कराते, तो उसमें फायर फाइटर जाके काम लेते थे, बट एज सच फायर सर्विस का कोई गेम नहीं होता था। सिमिलरली होमगार्ड और सिविल डिफेंस का गेम भी होम मिनिस्ट्री कराती थी, बाइनल गेम्स होते थे, उसमें सारे होमगार्ड सिविल डिफेंस के लोग आते थे। तो 1995-96 मेरे दिमाग में था कि भाई ये सब गेम्स कराते हैं तो हम क्यों नहीं करा पाते। तो हमने कोशिश करी फायर सर्विस गेम चालू करने के लिए। फायर स्टेट सब्जेक्ट है, तो सब स्टेट अपने लोग रहते हैं, मुश्किल से सेंटर से ये मदद हो पाती थी कि किसी गेम चालू करे, पैसे का उसको जितना भी प्रावधान है पूरा करें। तो किसी तरह से इसको एसएफएससी में पिकअप किया गया। गोवा में केरल के डीजीज ने कहा कि नहीं ये गेम होने चाहिए, तो एसएफएससी ने इसको एक अप्रूवल दिया इन प्रिंसिपल कि फायर सर्विस की गेम भी कंट्री में होना चाहिए।
जब हमने इसका बजट बनाया, बजट इतना ज़्यादा था तो उस वक्त में बजट की वजह से गेम भारत सरकार की तरफ से नहीं हो पाया। परंतु इस तरह से हमें एक डायरेक्शन मिला कि अगर कोई एनजीओ को आगे आके काम करना चाहती है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर ये गेम कराना चाहती है तो हम आपको इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। तो इमीडिएटली हमारे मन में आया कि हम इसको गेम्स कराएंगे। कुछ फायर ऑफिसर ने हमने इसको मोटिवेट किया, उनको अप्रोच किया, तो एक अप्रूवल लिया होम मिनिस्ट्री से कि भाई गेम कराएंगे और फायर फाइटर के एसोसिएशन के थ्रू कराएंगे। इस तरह हमने पहला गेम उसको कराया नागपुर कॉलेज में और उसमें फायर अफसर का सहयोग लिया गया। फर्स्ट गेम हमारा वहां पे खत्म हुआ। जो सेकंड हुआ दिल्ली में, सेकंड फिर हमने जब कराया वो दिल्ली में कराया। उस वक्त मैं कन्वीनियर था उस बॉडी का। मैंने एक नया एनजीओ का मतलब बॉडी को फॉर्म करने में योगदान दिया। दिल्ली के चीफ का उसमें योगदान था, दिल्ली के 2-4 और लोग थे। फिर मैंने स्टेट के बाकी जितने भी डीजीज थे, आईजीज थे, उनको उस बोर्ड में मैंने शामिल किया। 25 मेंबर हैं उसके, जो फाउंडर मेंबर है, और उसमें आप बिलीव नहीं करेंगे आंध्र प्रदेश का चीफ है जो वहाँ का डायरेक्टर था, तेलंगाना का डायरेक्टर रहा उसके अंदर में, देन नागालैंड का आईजी है वो उसमें मेंबर है, डीआरडीओ के या आप सिफिस्के का है डॉक्टर वाधवा उसमें थे, वो भी उसके मेंबर रहे हैं। दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर उसमें मेंबर हैं, मुंबई फायर सर्विस के चीफ फायर अफसर उसमें मेंबर रहे हैं। तो ऐसे 25 स्टेट को मैं मिलाऊं तो यूपी हो, मतलब हरियाणा हो, हिमाचल हो, सारे हेड ने मिलकर एक एनजीओ बनाया कि भाई ठीक है, हम गवर्नमेंट से तो कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, एक बॉडी बनाई और एक हमने ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की स्थापना करी और उसके तहत हमने फिर 2 गेम कराए। पहला गेम दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में हुआ, बहुत खूबसूरत शानदार गेम रहा, बहुत मोटिवेशन मिला लोगों को। और उसका सेकंड गेम अभी हम अहमदाबाद में करा के आए। तो ये फायर सर्विस के लिए एक जी बहुत अच्छा रहा गेम का। इस बार वहां पर करीब 1000 लोगों से ऊपर का एनरोलमेंट हुआ और काफी स्टेट में इसका एक अच्छा मोटिवेशन हुआ। तो मैं सभी फायर फाइटर से उम्मीद करूंगा कि वो इस खेलों में बढ़ चढ़ के भाग लें और आगे। अच्छा समझो, अब आप रिटायर हो चुके हैं या अभी भी कुछ काम कर रहे हैं? मुनि, मैं रिटायर होने के बाद में मुझे मौका मिला डीएलएफ को सर्व करने का। अच्छा। तो मैं उसका एडवाइजर फायर इंजीनियरिंग डिवीजन में रहा। मैंने वहाँ पे करीब लगभग 1.5 साल काम किया। फिर उसके बाद मेरा इन्वॉल्वमेंट इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, उसमें मैं फायर के कुछ कोर्सेज को मैंने डिज़ाइन किया, डेवलप किया, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फायर एंड लाइफ सेफ्टी ऑडिट और MBA इन फायर एंड लाइफ सेफ्टी के ऊपर में। ये 2 कोर्स का मैंने डेवलप करने में एज एडवाइज़र रोल प्ले किया। मैं अभी भी उनके जो भी कमेटीज़ है, वेरियस कमेटीज में मैं एज एडवाइजर काम कर रहा हूँ। अपना जो भी योगदान है कोर्स डेवलप करने में दे रहा हूँ। दूसरा कुछ बाकी 1-2 यूनिवर्सिटीज़ में फायर को डेवलपमेंट को लेके कुछ काम चल रहा है, उसमें भी मैं कंटिन्यूस लगा हूँ। तो इस वक्त मैं 3 यूनिवर्सिटी के साथ में एज एडवाइजर रोल प्ले कर रहा हूँ और 2-3 जगह ऐसी है जहाँ पे मेरी कंसल्टेंसी है जो मैं उनको दे रहा हूँ। इन एडिशन में जो एक त्रणय सेवा ट्रस्ट है एनजीओ, वो मैं उसका फाउंडर मेंबर हूँ। अच्छा। तो जहाँ पर भी फायर से लोग जल जाते हैं, उनको तुरंत कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, कोई उनको जैसा घर टूट गया है, कुछ और कोई मदद चाहिए, तो ये फाउंडेशन है, हम लोग जाके करते हैं। कुछ जगह फायरमैन की डेथ हुई तो हमने उनकी फैमिली को कुछ फाइनेंशियल मदद करी, कुछ और जो भी मदद हो सकती थी जाके खड़े रहे। तो मैं उस फाउंडेशन का एक डायरेक्टर हूँ और उसमें मैं एनजीओ में काम कर रहा हूँ। हमने 14 अप्रैल के दिन में झुग्गी झोपड़े में जाके अपने तरफ से 100 फायर के एक्सटिंग्विशर बांटा, उनको हमने ट्रेनिंग दी 2 घंटे की, उनको ब्लैंकेट दिया, उनको जेल दिया कि भाई कुछ हो जाए तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं फायर से। तो इस तरह के छोटे छोटे काम है जो मैं एनजीओ के थ्रू पे बैक टू द सोसाइटी में कर रहा हूँ और मुझे मजा आ रहा है। इसके साथ साथ मैं कुछ हमारी योगा एक्सरसाइज योगा तो मैं ज्यादा नहीं कर पाता, मगर जरूर उस पर स्ट्रेस है रिटायरमेंट के बाद में। पर दूसरी जो एनजीओ के साथ साथ में एसोसिएशन है, लाइक फायर सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया FSAI, उसका मैं एक एक्टिव सदस्य, उसमें जाता रहता हूँ। वो 1-2 साल में बहुत अपने आप को रोल प्ले करते हैं, उसमें मैं कोशिश करता हूँ जितना कंट्रीब्यूशन हो सके करूँ। तो अब एक जो रिटायरमेंट के बाद में जो नया रोल है पे बैक टू सोसाइटी, उसमें काफी मेरा योगदान। अच्छी बात है, समाज के लिए भी करना चाहिए, नौकरी तो बहुत कर ली। ये थे आज का शमी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना अमूल्य वक्त दिया हमें। ये थे देवेंद्र कुमार शमी, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे से बांटा, कैसे कोटा से चल के दिल्ली फायर सर्विस में कितनी फायर अटेंड करी, उसके बाद होम मिनिस्ट्री में गए, फायर एडवाइज़र बने, वहाँ पर इन्होंने सर्विस के लिए इतना काम किया, लोगों को ट्रेनिंग पे भेजा। इसके अलावा इन्होंने NFSC में भी बहुत काम किया।
ऐसे ही हम फायर डिपार्टमेंट के और लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। अच्छा, मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूँ, कोई भी फायर डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी हो जो अपना शेयर करना चाहता हो अपना एक्सपीरियंस हमारे वीडियो के थ्रू, तो मोस्ट वेलकम है। मेरा टेलीफोन नंबर है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करिए। उनका वीडियो भी मैं आपके शेयर करूंगा ताकि लोगों को पता लगे कि हमारे फायर फाइटर कैसे काम करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आने वाले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।